हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महर्षि वर्णमाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी, अध्याय 21। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का एक ओवरव्यू लेंगे। इस सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंश हुए। तो पहला नाम गुलाम वंश का आता है, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश और इसके बाद लोदी वंश। देखिए, गुलाम वंश यानी इलबारी वंश, इसके शासक जो थे 11 थे। कौन कौन? तो पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है। इनकी राजधानी लाहौर थी और इनका जो शासन समय है वह है 1206 से 1210 ईस्वी। इसके बाद आराम शाह, इनका जो समय है 1210 ईस्वी, और इन दोनों के समय को कुतुबी राजवंश कहा जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश का समय आता है, समय है 1210 से 1236 ईस्वी, और इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनका समय है 1236 ईस्वी। इसके बाद रजिया सुल्तान, इनका जो शासनकाल है 1236 से 1239 ईस्वी। इसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह, इनका जो समय है 1240 से 1242 ईस्वी। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका जो समय है 1242 से 1246 ईस्वी। और इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद का जो समय है 1246 से 1265 ईस्वी। तो इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन जो महमूद हैं, इनका जो समय है, इनको शामसी राजवंश कहा जाता है। तो इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मोइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, इनको जो है शामसी राजवंश कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद गयासुद्दीन बलवन, इनका समय है 1265 से 1287 ईस्वी। इसके बाद है मोइजुद्दीन कैकुबाद, इनका समय है 1287 से 1290। और इसके बाद लास्ट जो है वो है क्यूमर्स, इनका समय 1290 ईस्वी। तो गयासुद्दीन बलवन, मोइजुद्दीन कैकुबाद और क्यूमर्स, इन तीनों के राजवंश को, इन तीनों के समय को क्या कहा जाता है? तो बलबनी राजवंश। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो गुलाम वंश के बाद जो आता है खिलजी वंश। इसके 5 शासक थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, समय है 1290 से 1296 ईस्वी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद सिहाबुद्दीन उमर, इन्होंने 35 दिन तक जो है शासन किया। और इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक था खिलजी। और इसके बाद है नासिरुद्दीन खुसरो खा, समय है 15 अप्रैल से 7 सितंबर, ठीक है, 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट जो वंश है वह है तुगलक वंश, और इस वंश में 9 शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, इनका समय 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका समय 1325 से 1351 ईस्वी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। इसके बाद अबू बकर शाह। इसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, इनका जो समय जनवरी से मार्च 1394 ईस्वी। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 2 स्वतंत्र शासक थे, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, दिल्ली 1394 से 1413 ईस्वी इनका समय है। और इसके बाद नुसरत शाह फिरोजाबाद, और इनका जो समय है 1394 से 1398 ईस्वी, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वंश है वह सैयद वंश। इसके जो है 4 शासक थे सैयद वंश के। खिज्र खां, 1414 से 1421 ईस्वी इनका समय है। इसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन जो है आलम शाह, याद रखिएगा। इसके बाद लोदी वंश का समय आता है, और लोदी वंश में 3 शासक थे। कौन कौन? याद रखिएगा, बहलोल लोदी, ठीक है, और सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी द्वितीय, ठीक है, और इनका समय है 1517 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है इसमें कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कौन था दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक? इल्तुतमिश। इनका जो शासनकाल है 1210 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए थे, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का जो है गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक बना।
तो याद रखना है। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो गुलाम वंश का जो समय है 1206 से 1290 ईस्वी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान तीन अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की जो है स्थापना की थी। आरंभ में कुतबी वंश को दास या गुलाम वंश का नाम दिया गया क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान जो है, इनको देख लेते हैं एक नजर में, इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, शासनकाल आप देख सकते हैं, और इनका जो राजवंश था गुलाम वंश। इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का था, रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश, मोइजुद्दीन बहराम शाह ये भी गुलाम वंश से संबंधित हैं। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी जो है इनका जो वंश था वो गुलाम वंश था। नसरुद्दीन महमूद ये भी गुलाम वंश से संबंधित हैं। इसके बाद बलबन, इनका भी संबंध जो है गुलाम वंश से है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस करेंगे। समय है 1206 से 1210 ईस्वी। देखिए, मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। बचपन में ही दास के रूप में वह निसापुर के बाजार में लाया गया और वहां उसे जो है काजी फखरुद्दीन, याद रखिएगा, वहां जो है उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान पढ़ना जो है सीख लिया, जिसके कारण वह कुरान खा यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मोहम्मद गोरी ने उसे अमीर ए अखूर यानी शाही घुड़सवार का या शाही जो घुड़साल है इसका अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर दिया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजाभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेशों का जो है प्रबंधक जो है नियुक्त किया। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को जो है अपना मुख्यालय बनाया। किसको? इंद्रप्रस्थ, याद रखिएगा। देखिए, याद रखिएगा 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सीप सलार की जो है पदवियां धारण की। उसने कभी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया है। उसने केवल मलिक और सीप सलार की जो है उपाधि जो है इसने धारण की थी। अपनी दानशीलता के कारण वह जो है लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श व पील बख्श यानी हाथियों का दान देने वाले के रूप में विख्यात है। इसके दरबार में हसन निजामी और, याद रखिएगा, हसन निजामी और फक्र मुदवीर जैसे विद्वान रहते थे। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। तो प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो है किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नाम जो है प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुवत उल इस्लाम यानी पृथ्वीराज थर्ड के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित दिल्ली में, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रह राज बिसल देव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनवाया था। तो इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुवल उल इस्लाम, ठीक है, दिल्ली में, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहां पर? तो ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, बताइए किसके? तो ये विग्रहराज विसल देव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जो मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके बाद जिसका स्थान आता है आराम शाह का आता है।
और इनका समय 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की जो समस्या है, इस समस्या को तुर्की सरदारों ने स्वयं हल किया। कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को जो है लाहौर का सुल्तान घोषित कर दिया। कब? 1210 ईस्वी में। आराम शाह एक अक्षम और अयोग्य व्यक्ति था। एक अक्षम यानी ये कर्मठ नहीं था, ये शासन करने में सक्षम नहीं था, अयोग्य व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने जो है उसका विरोध किया। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बंदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंचा और आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। इसके बाद इल्तुतमिश का समय आता है 1210 से 1236 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था, जिसके कारण नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। कौन सा वंश? शमसी वंश पड़ा, याद रखिएगा। और यहां पे जो है आप मैप को देखिए, दिल्ली सल्तनत 13वीं सदी का जो मैप है यहां पे दर्शाया गया है। एक बार जो है आप ओवरव्यू ले सकते हैं। जो डॉट डॉट से दिखाया गया है, ये वाला जो एरिया है, ये है मंगोल आक्रमणों की अधिकतम सीमा। तो आप देख सकते हैं मंगोल आक्रमणों की जो अधिकतम सीमा है वो किस तरह से विस्तृत है। ये जो डॉट डॉट से दिखाया गया है, यहां से लेके ऐसे 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 ये पूरी एरिया जो है आप देख सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश ही था। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ इल्तुतमिश से ही होता है। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। उसकी गदिन सीनी यानी राज्याभिषेक के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर दिया था। दूसरी ओर अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथी गुलाम कुबाचा ने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर दिया था तथा लाहौर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के समय अगर बात करें इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहे जाने का जो कारण है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक को प्रारंभ से ही इसे जो है सर ए जहां यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश से किया था। अपने शासन काल के आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश की दृष्टि उत्तर पश्चिम पर टिकी हुई थी। उस समय ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज था। उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक जो है विस्तृत थी। मानी जो ख्वारिज्म साम्राज्य है मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था और उसकी जो सीमा थी, पूर्वी सीमा, वो सिंधु नदी तक फैली हुई थी, विस्तृत थी। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कुछ किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1220 ईस्वी में ख्वारिज्मी साम्राज्य को मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया। मंगोलों ने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से था। जब वह साम्राज्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था, तब उस समय उसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक और कैस्पियन सागर से लेकर जक्साटिस नदी तक जो है फैली हुई थी। किस नदी तक? तो कैस्पियन सागर से लेकर जक्साटिस नदी तक। इल्तुतमिश को कुबाचा से निपटने का अवसर मिल गया और उसे जो है मुल्तान और ऊंच से जो है उखाड़ फेंका। मुल्तान से और उच्च से। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमा जो है एक बार फिर जो है सिंधु नदी को स्पर्श कर रही थी। देखिए अगर बात करें तो बंगाल और बिहार में इवाज नामक एक व्यक्ति ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण करके अपनी आजादी की घोषणा कर दी। 1226 से 27 ईस्वी के बीच इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के विरुद्ध जो है लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप बंगाल और बिहार पर जो है एक बार फिर से दिल्ली के जो है अधिकार हो गए। एक बार फिर ये दिल्ली के अधीन आ गए।
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है पूर्ण करवाया और राज को सुदृढ़ और स्थिर बनाया। इसके अतिरिक्त इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत सभी सैनिकों और गैर सैनिकों अधिकारियों को जो है नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। तो याद रखिएगा, एकता व्यवस्था क्या था, किसने प्रारंभ की थी और इसके अंतर्गत क्या था, तो सभी सैनिकों और गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। एकता जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि है। यह भूमि एकता तथा इसे लेने वाले को एकतादार कहलाते थे। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का जो है प्रचलन किया था। उसने चांदी के टंका और तांबे के जीतल का प्रचलन किया। इनका जो सिक्का है चांदी के टंका और दूसरा तांबे के जीतल, इसका जो है इन लोगों ने प्रचलन किया। वह दिल्ली में टकसाल जो है स्थापित किया था। टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा जो है भारत में प्रचलित करने का जो श्रेय है इल्तुतमिश को दिया जाता है। सिक्कों पर शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। तो सिक्कों पर जो छाया चित्र होता था वो शिव का नंदी व चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया था। कब? तो 18 फरवरी 1229 ईस्वी को। उसने बगदाद के खलीफा यानी अल मुंतसिर बिल्लाह से जो है मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक बना। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा यानी तुर्क ए चहलगानी का गठन किया, जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने जो है संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां जो स्थापित कराई थी, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी तथा जिनके बजा मतलब कि इन घंटियों को बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। तो इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार अगर बात किया जाए तो उसने अपने महल के सामने क्या किया था, संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां जो है स्थापित किया था और इनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। कोई भी इन घंटी को बजाकर जो है न्याय मांग सकता था इल्तुतमिश से। रणथंभौर जीतने वाला प्रथम जो शासक था वो इल्तुतमिश ही था। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी के स्मृति में मदरसा ए मुइजी और अपने पुत्र के स्मृति में नासिरी मदरसा जो है बनवाया था। तो मोहम्मद गोरी के इल्तुतमिश जो है मोहम्मद गोरी के स्मृति में बताइए मदरसा ए मुइजी और अपने पुत्र के स्मृति में याद में नासिरी मदरसा बनवाया था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। किसका? गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है इल्तुतमिश को। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। इसके बाद नेक्स्ट जो समय आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का समय है 1236 ईस्वी। तो इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है इनका समय है 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु के पूर्व अपना राज अपनी पुत्री रजिया को सौंपने की इच्छा जो है व्यक्त की थी। इसका कारण यह था कि उसके योग्य और बड़े पुत्र लखनौती के शासक नासिरुद्दीन, याद रखिएगा नासिरुद्दीन जो है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी और छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। ठीक है, तुर्क अमीर एक स्त्री को राज करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे। इनको यह बात जो है सहन नहीं हो रही थी कि एक स्त्री जो है राज को चलाए। और बात यह थी कि तुर्क अमीर थे तो स्त्री को राज करते हुए देखना पसंद नहीं कर रहे थे। अनेक तुर्क अमीरों, फिरोज शाह की माता यानी शाह तुर्कान और अनेक अक्तादारों ने षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया परंतु वह राज पर नियंत्रण नहीं रख सका। वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान यानी फिरोज शाह की मां के हाथों में चली गई, जो एक क्रूर महिला थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रजिया। इनका शासनकाल है 1236 से 1239 ईस्वी। ग्वालियर से वापस आने पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्ष शासन कर पाई। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया लाल वस्त्र पहनकर यानी न्याय की मांग का प्रतीक बनकर नमाज के अवसर पर जनता के सामने उपस्थित हुई। उसने शाह तुर्कान के अत्याचारों और राज में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया और आश्वासन दिया कि शासक बनकर जो है वह शांति और सुव्यवस्था जो है स्थापित करेगी। इसके इस बात से तुर्क अमीर और आम जनमानस जो है प्रभावित हो उठे। क्रुद्ध जनता ने राजमहल पर जो है आक्रमण करके शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा तब उसे भी कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान के पद पर जो है प्रतिष्ठित हो गई। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। मध्यकालीन महिला शासिकाएं व उनका कालक्रम देखिए, पहला नाम रजिया सुल्तान का आता है। शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी, गुलाम वंश, दिल्ली राज। रानी रुद्रमा, इनका शासनकाल है 1260 से 1291, वंश काकतीय और राज द्वार समुद्रम। मरदुम जहां, इनका जो शासनकाल है 1461 से 1469 ईस्वी, बहमनी वंश और दक्षिण बहमनी राज। रानी दुर्गावती, शासनकाल है 1560 से 1564 ईस्वी, वंश गोंड और राज गढ़कटंगा। चांद बीबी सुल्तान, इनका शासनकाल है 1595 से 1596 ईस्वी, वंश अहमद शाही और अहमदनगर। बेगम बड़ी साहिब, इनका शासनकाल है 1656 से 1663 ईस्वी और वंश है आदिल शाही, राज है बीजापुर। इसके बाद ताराबाई, इनका जो शासनकाल है 1700 से 1707 ईस्वी, वंश है भोसले और राज मराठा। देखिए, रजिया के शासन काल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच जो है संघर्ष आरंभ हुआ, जिन्हें कभी कभी तुर्क ए चहलगानी या 40 दल कहा जाता था। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के सम्मान कुबा यानी कोट और कुलाह यानी टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन कार्य संभालती थी। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दिन सीनी यानी राजरोहण का विरोध किया था। उसके विरुद्ध अमीरों के विद्रोह का जो है समर्थन किया था। तुर्क अमीरों ने उस पर नारी सुलभ सिल्क का त्याग करने और याकूत खान नामक अबिसिनियाई अमीर पर अत्यधिक मेहरबान होने का आरोप लगाया गया था। लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा। उसने स्वयं ही सेना के साथ मिलकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया। जब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी उसी समय उसके खेमे में विद्रोह भड़क उठा। याकूत खां की हत्या कर रजिया को जो है तबर हिंद यानी भटिंडा में बंदी बना लिया गया, परंतु रजिया ने अपने को बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया को अपने पक्ष में कर लिया, जिसके पश्चात रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके दिल्ली को फिर से विजय करने की एक और असफल कोशिश की। रजिया बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन पराजित हो गई तथा उन्हें भटिंडा की ओर वापस लौटना पड़ा, परंतु कैथल यानी हरियाणा के पास 13 अक्टूबर 1240 को कुछ डाकुओं के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह, देखिए मोइजुद्दीन बहराम शाह का जो समय है 1240 से 1242 ईस्वी और रजिया के बाद 1240 ईस्वी में बहराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रह सका। वह नाम मात्र का सुल्तान था। राज की वास्तविक शक्ति का संचालन 40 गुलामों का दल करता था। शासक पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्की अमीरों ने नायब ए मामलिकात यानी संरक्षक का पद बनाया और उस पर एतगीन को बहाल कर दिया गया, परंतु उसकी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर बहराम शाह ने उसकी हत्या कर दी। एतगीन की हत्या के बाद बदरुद्दीन सुंकर रूमी ने नायाब के अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसने बहराम की हत्या का षड्यंत्र रचा लेकिन स्वयं ही एक षड्यंत्र में मारा गया। इन हत्याओं से तुर्की अमीर भयभीत हो उठे। उन लोगों ने सुल्तान को पदच्युत करने का जो है षड्यंत्र रचा था। 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने जो है आक्रमण कर दिया तथा 13 मई 1242 को बहराम शाह की हत्या कर दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह, समय है 1242 से 1246 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र व इल्तुतमिश का पौत्र था, जो एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था। वह नाम मात्र का शासक था और इसके शासन काल में मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब और अबू बकर को वजीर बनाया गया।
बलबन को हांसी का एकता प्रदान किया गया। शासन की वास्तविक सत्ता वजीर मुहाजिबुद्दीन के हाथों में थी, जो ताजिकिस्तान का गैर तुर्क था। धीरे धीरे बलबन सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया। बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद शासनकाल है 1246 से 1265 ईस्वी। 10 जून 1246 में ईवा नसरुद्दीन महमूद शमसी मलिकों का या शमसी मलिकों के द्वारा सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। उसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अनुमान लगाकर संपूर्ण सत्ता चालीसा के सरगना और नायब बलबन के हाथों में सौंप दी। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर संपूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ए ममलिकात का पद दिया। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। वह शमसी वंश का अंतिम शासक था। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक गयासुद्दीन बलबन बना। बलबन का जो शासनकाल है 1265 से 1287 ईस्वी। उलुग खां नामक एक तुर्क सरदार 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह अपने खिताबी नाम बलबन के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसने बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। गद्दी पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उसने घोषणा की कि वह विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। अपने कुलीन रक्त का पक्ष सिद्ध करने के लिए बलबन ने खुद को तुर्क अमीरों के हितों के रक्षक के रूप में पेश किया। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि बलबन कहता था, जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है उसे मारने के लिए। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबत खुदा यानी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही क्या यानी ईश्वर की छाया कहा है। बलबन ने मद्यपान का निषेध कर दिया था। तो देखिए यहां पे आपको याद रखना है कि राजत्व को नियाबत खुदाई और राजा को जिले इलाही कहा है। बलबन ने मद्यपान का निषेध कर दिया था। बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज को भारत में प्रारंभ किया था। वह याद रखिएगा, वह सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा सजदा तथा पैबोस प्रथाएं प्रारंभ की थी। सजदा का मतलब था घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर को झुकाना और पैबोस का मतलब था पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो सजदा और पैबोस प्रथाएं इसने प्रारंभ की थी। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने चालीसा दल व नायब का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया। स्वयं को राज की परिस्थितियों से परिचित रखने के लिए गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ की। गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित की। इस प्रयोजन से उसने सैन्य विभाग यानी दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया। विरोधियों एवं लुटेरों से अपने राज की रक्षा करने के लिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत लुटेरों का दूर तक पीछा कर उनकी हत्या कर दी जाती थी। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। बलबन ने बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में राजपूतों के गढ़ों को नष्ट कर दिया। लोगों पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए बलबन अपने दरबार का वातावरण अत्यधिक शान शौकत से भरा रखता था। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई। बर्नी लिखता है कि 1286 ईस्वी में बलबन के मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले तथा सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुन अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया। फिर भी कह सकते हैं कि 40 दिनों तक उनकी मृत्यु का उसके बलबन की मृत्यु का इन लोगों ने शोक मनाया और ये लोग भूमि पर सोए रहे। इसके बाद मोइजुद्दीन कैकुबाद, इनका जो शासनकाल है 1287 से 1290 ईस्वी। सुल्तान के मृत्यु के बाद
उसके अमीर पुनः सक्रिय हो उठे। उन लोगों ने कै खुसरो को मुल्तान भेज दिया और उसके स्थान पर बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान घोषित किया। कैकुबाद को सुल्तान बनाने में दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजरोहण के समय कैकुबाद की आयु मात्र 17 वर्ष की थी। उसका पालन पोषण उसके दादा बलबन के संरक्षण में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए, जो आचार विचार के संबंध में अत्यंत ये कट्टर था, तो उसका पालन पोषण जो है उसके दादा बलबन के संरक्षण में हुआ था, जो आचार विचार के संबंध में अत्यंत कट्टर था। अतः वह विलासितापूर्ण जीवन से पूर्णतः दूर था। अब वह सभी प्रतिबंधों से मुक्त हो गया तथा एक विशाल राज का स्वामी बन गया। इसीलिए उसकी दबी हुई इच्छाएं उमड़ पड़ी और वह शराब, स्त्री प्रसंग और विलासिता के जीवन में लिप्त हो गया। उसके दरबारियों ने भी उसका अनुसरण किया, क्योंकि पूर्व सुल्तान के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से वे उब गए थे। राज की शक्ति दिल्ली के कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन नामक एक चरित्रहीन व्यक्ति के हाथों में चली गई। कैकुबाद उसके हाथों की कठपुतली बन गया। इस परिवर्तन का लाभ उठाकर मंगोलों ने अपने नेता तैमूर खां के नेतृत्व में पंजाब पर जो है आक्रमण किया और समाना तक जो है बढ़ाए। तो तैमूर खां के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण किया मंगोलों ने अपने नेता तैमूर खां के नेतृत्व में, और समाना तक जो है ये बढ़ाए। कैकुबाद का पिता बुगरा खां बलबन के समय से ही बंगाल की सूबेदारी करता आया था। जब उसने दिल्ली से यह खबर सुनी तो एक शक्तिशाली सेना लेकर वह राजधानी की ओर चल पड़ा। कहा जाता है कि अपने दुर्बल पुत्रों के हाथों से गद्दी छीन लेना उसका मुख्य उद्देश्य था, किंतु एक अन्य लेखन का मतलब है या अन्य एक लेखक कहते हैं कि यह कैकुबाद को उचित सलाह देना चाहता था, जिससे वह अमोद प्रिय जीवन त्याग कर राजकाज की ओर ध्यान देने लगे। उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, 1288 ईस्वी में उसने अयोध्या के निकट घाघरा नदी के किनारे अपना डेरा जमा दिया। कैकुबाद ने भी एक बड़ी सेना लेकर उसके विरुद्ध कुछ किया। निजामुद्दीन ने पिता और पुत्र को मिलने से जो रोकने का प्रयत्न किया और कैकुबाद को उसने युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु बलबन के समय के कुछ स्वामी भक्त सेवकों के प्रभाव के कारण अंत में पिता पुत्र में समझौता हो गया। तुर्की अमीर जो खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे, जलालुद्दीन के शत्रु थे। इसके कुछ ही समय पश्चात कैकुबाद लकवाग्रस्त हो गया। इसीलिए तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र को, जो अभी शिशु ही था, शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से जो है सिंहासन पर बैठा दिया। इसके बाद क्यूमर्स का समय आता है 1290 ईस्वी। तुर्की अमीरों ने कैकुबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा दिया। जलालुद्दीन उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। 3 माह बाद क्यूमर्स को बंदी बनाकर जो उसकी हत्या कर जलालुद्दीन सुल्तान बन गया और इस प्रकार इल्बरी तुर्कों का शासन समाप्त हुआ तथा खिलजी वंश की जो सत्ता है वह स्थापित हुई। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका शासनकाल है 1290 से 1320 ईस्वी। ठीक है, तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज सेक्शन में जो है उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। और किसी भी टॉपिक में या किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, जहां भी आपको डाउट लगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे जो है या फेसबुक पेज पे जाकर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां पे जो है आपके डाउट के बारे में पूरी तरह से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।